सभी के सामने आज का पहला प्रश्न है, कोशिका के केंद्रक की खोज करने वाले कौन दोस्तों? अच्छा आपने आपके पूछूं आपसे, जो केंद्रक जो है उसकी खोज करने वाले कौन थे? वो थे रॉबर्ट ब्राउन। कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन जो है वो केंद्रक की खोज करने वाले थे। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कोशिका पूछूं आपसे, इसकी खोज करने वाले कौन थे? वो थे रॉबर्ट हुक। कौन थे? रॉबर्ट हुक जो है वो कोशिका खोज करने वाले थे। पर दोस्तों यह है जो कोशिका खोजी थी इन्होंने आपके, यह जो मृत कोशिका थी वो खोजी थी। पूछूं आपसे, जीवित कोशिका जो है उसकी खोज करने वाले कौन थे? वो थे ल्यू वैन होक। कौन थे? ल्यू वैन होक थे। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं ना। विजयनगर के सम्राट पूछूं आपसे, कृष्णदेव राय जो है यह किस वंश के थे? आपके सुनो, यह छापना आपके ये तुलु वंश के थे। किसके थे? तुलु वंश के थे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पूछूं आपसे, विजयनगर जो है यहाँ के जो सम्राट थे, महान सम्राट थे ये कृष्णदेव राय जो है, इनका वंश कौन सा था? इनका वंश था छापना तुलु वंश था। महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, इनके दरबार में कौन थे? इनके दरबार में अष्टदिग्गज थे। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनके दरबार में अष्टदिग्गज दोस्तों आपके। और पूछूं आपसे, इन्होंने कौन से ग्रंथ की रचना की है? इन्होंने जो है छापना आमुक्तमाल्यदा जो ग्रंथ है इसकी रचना की है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन्होंने जो आमुक्तमाल्यदा ग्रंथ है उसकी रचना की है, ये भी आपको नोट करना है। अष्टदिग्गज इनके दरबार में थे, तुलु वंश के संस्थापक, तुलु वंश के थे कृष्णदेव राय। पूछूं आपसे, विजयनगर जो है इसके संस्थापक कौन थे? हरिहर बुक्का। कौन थे? हरिहर बुक्का जो है वो संस्थापक थे। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा अनुच्छेद राज्य के पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए कर्तव्य को निर्धारित करता है? आपके आर्टिकल नंबर 47 है। कभी भी दोस्तों बात करूं आपसे, कहीं भी आपको पोषण वर्ड मिल जाए, न्यूट्रिशन वर्ड मिल जाए, तो आर्टिकल नंबर 47 डीपीएसपी जो है उसमें ये बात की गई। सो डीपीएसपी कहां से कहां तक है? 36 से 51 के बीच में है। हमने कहां से लिए? हमने आयरलैंड से लिए। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 47 के अंदर पोषण की बात की गई है ना। द ग्रेट इंडियन नोबल पूछूं आपसे, इसके दोस्तों राइटर कौन आपके छापना? इसके राइटर कौन आपके? शशि थरूर भाई साहब जो है ये इसके राइटर हैं। इनकी एक बुक और लिख लीजिए आप, एन इरा ऑफ डार्कनेस। क्या है? एन इरा ऑफ डार्कनेस जो है यह भी इन्हीं की पुस्तक है ना। द ग्रेट इंडियन नोबल शशि थरूर साहब की पुस्तक है। एन इरा ऑफ डार्कनेस पूछूं आपसे, ये भी इनकी दोस्तों पुस्तक है। द ग्रेट इंडियन नोबल जो आपके वो जो महाकाव्य हमारा जो महाभारत जो है उसके ऊपर है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किस वर्ष में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है इसका निर्माण किया गया? ठीक है। पूछूं आपसे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है इसका निर्माण छापना 1993 के अधिनियम से किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह दोस्तों एक क्या है? यह एक आपके छापना, यह एक विधिक संस्था है, लीगल बॉडी है। यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे, इसकी स्थापना किस कमेटी की दोस्तों रिकमेंडेशन पे होती है? जो इसके पहले अध्यक्ष थे ना, जो इसके पहले अध्यक्ष थे, आपको बताना है कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे और वही कमेटी है। कौन सी है? वही कमेटी है। ये दोनों क्वेश्चन आपको छापने, ठीक है। अगर पूछूं आपसे, वर्तमान अध्यक्ष कौन? इसके जस्टिस अरुण मिश्रा जो है वो इसके वर्तमान अध्यक्ष है। इसकी दोस्तों एक खराब बात यह है कि यह संस्था जो है किसी को भी आपके पनिशमेंट नहीं दे सकती। आपके केवल दोस्तों आपके ऐसा बाघ है, ऐसा शेर है जिसके मुंह में दांत नहीं है, वो दंतहीन बाघ कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? दंतहीन बाघ कहा गया है। इसी के हेड के द्वारा छापना दंतहीन बाघ कहा गया है। कहने वाले कौन थे? एच.एल. दत्तू साहब थे। ये इसके हेड रह चुके हैं। इन्होंने इसको दंतहीन बाघ कहा है। और विधिक संस्था है जिसका उल्लेख किसी अधिनियम से हुआ है, संसद के एक्ट से हुआ है, उसे बोलते हैं लीगल बॉडी। जिसका उल्लेख संविधान के किसी आर्टिकल के अंदर है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। आपको जैसे वित्त आयोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, ठीक है। खालिस्तान द्वारा गारंटीगत अधिकारों के अलावा मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन के दौरान निलंबित कर सकते हो। सबके दो मौलिक अधिकार ऐसे हैं जिनका जो आर्टिकल 352 जो है इसके तहत छापना, इसके तहत दोस्तों आपके मौलिक अधिकार जो है उनका निलंबन संभव है। पर केवल दो इसके अपवाद हैं। दो मौलिक अधिकार ऐसे हैं जिनका निलंबन नहीं हो सकता चाहे कोई सा भी आपातकाल लग जाए। और वो मौलिक अधिकार कौन सा? आपके आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21, ठीक है। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21 जो है इनका दोस्तों निलंबन नहीं होगा चाहे आपके राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए, चाहे आर्टिकल 352 आपके अप्लाई हो जाए। पर ये दोनों पॉइंट जो है छापना, ये दोनों पॉइंट जो है आर्टिकल 20 और 21 जो है इनका आपको ध्यान रखना है। इन दोनों का सस्पेंशन, इन दोनों का निलंबन नहीं होगा। ये आपको नोट करना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आर्टिकल 352 की बात करूं आपसे, इसको लागू करने के 3 आधार होते हैं, ठीक है। इसको लागू करने के 3 आधार होते हैं। आपके मूल संविधान में भी 3 ही आधार थे, वर्तमान में भी 3 ही आधार है। पर दोस्तों एक अधिकार जो आपके, एक आपके इसमें जो आधार है वो चेंज हो गया, ठीक है। पहले भी 3 थे, अब भी 3 है ना। पहले भी 3, अब भी 3 थे। सो पहले जो 3 आधार थे वो कौन थे? आपके अशांति, आंतरिक अशांति, इसके अलावा युद्ध और बाह्य आक्रमण जो है, ये 3 इसके आधार थे, ठीक है। अभी भी दोस्तों कौन से आधार है आपके? अभी भी देखिएगा, बाह्य आक्रमण अभी भी है, युद्ध अभी भी है, पर इसके स्थान पर अब जो है एक नया आधार आ चुका है और वो है सशस्त्र विद्रोह। ये आपको नोट करना है, ठीक है। और यह चेंज पूछे आपसे किससे हुआ था? यह चेंज जो है 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 जो है इसके द्वारा किया गया था। ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो वर्तमान में आर्टिकल 352 अगर लगाना है तो उसके 3 आधार है। कौन कौन से? आपके सशस्त्र विद्रोह है, युद्ध है, बाह्य आक्रमण है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों अगर पूछूं आपसे, आर्टिकल 352 जो है अगर पूछे आपसे अब तक दोस्तों भारत के इतिहास में कितनी बार लागू हुआ है? यह 3 बार लागू हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है वो हमारा ये है, अभिनव बिंद्रा ने किस ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी जो है उसमें गोल्ड जीता है, ठीक है। भारत के लिए पहला क्या है? भारत के लिए पहला व्यक्तिगत गोल्ड है ना। भारत के लिए पहला इंडिविजुअल गोल्ड जो है वो अभिनव बिंद्रा जीता।
आपके शूटिंग के अंदर जीता है, 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता है छापना, ठीक है। और कौन सा ओलंपिक था ये? 2008 का बीजिंग ओलंपिक था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2008 का बीजिंग ओलंपिक था, उसके अंदर जो अभिनव बिंद्रा है उसने 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत के लिए पहला इंडिविजुअल जो है वो गोल्ड जीता है, ठीक है। और सेकंड जीतने वाला कौन आपके? सेकंड जीतने वाला छापना कौन है? वो है नीरज चोपड़ा। कौन है? नीरज चोपड़ा है। अभी दोस्तों आपके जो पिछला जो ओलंपिक हुआ था, तो टोक्यो जो ओलंपिक हुआ था, इस टोक्यो ओलंपिक के अंदर जो है इन्होंने भाला फेंक के अंदर, जेवेलियन थ्रो के अंदर छापना गोल्ड जीता है, ये भी आपको छापना है। और तारीख याद करना, 7 अगस्त की तारीख थी, इसलिए इस तारीख को हम जो है भाला फेंक दिवस बनाते हैं, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। सितारा देवी भारत के किस डांस की फेमस डांसर? आपको सितारा देवी पूछूं आपसे, देखो सितारा देवी पूछे आपसे दोस्तों। इसके अलावा आपके पंडित बिरजू महाराज पूछूं आपसे, पंडित बिरजू महाराज पूछूं आपसे, या इसके अलावा छापना, इसके अलावा लच्छू महाराज पूछूं आपसे, इसके अलावा अच्छन महाराज पूछे आपसे, ये है सभी दोस्तों। डांस कौन सा है? डांस छापना आपके कथक डांस है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो कथक डांस है उसकी फेमस कलाकार कौन? आपके सितारा देवी फेमस कलाकार है। इसके अलावा पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज जो है ये भी इसके फेमस कलाकार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसने प्रसिद्ध शब्द वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ऑल मैन? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, ये सारे सवाल महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए ना। किसने प्रसिद्ध शब्द वन कास्ट मतलब एक कास्ट एक जाति होगी, वन रिलीजन एक धर्म होगा, वन गॉड एक भगवान होगा, फॉर ऑल मैन सभी के लिए जो है, सभी लोगों के लिए एक जाति एक धर्म एक भगवान जो सो, ये कहने वाले कौन थे आपके? ये कहने वाले कौन थे? साउथ के अंदर थे श्री नारायण गुरु जो है वो कहने वाले, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ऑल मैन, ये कहने वाले कौन थे? नारायण गुरु, है ना, साउथ में थे ये, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में पूछा आपसे, किस दोस्तों किस बारे में उल्लेख छापना? आर्टिकल नंबर 50 पूछूं आपसे, आर्टिकल नंबर 50 छापना। इसमें जो कार्यपालिका जो है, इसका जो न्यायपालिका जो है, एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी जो है इससे अलग करना, पृथक करना इसका अर्थ है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। कार्यपालिका को न्यायपालिका जो है इससे सेपरेट करना, ये किसका उद्देश्य है? ये आर्टिकल 50 का उद्देश्य है। एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी जो है इससे पृथक करना उद्देश्य किसका है? आर्टिकल 50 का है। डीपीएसपी दोस्तों इसका हिस्सा है। और जो आर्टिकल 51 छापना, ये हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय शांति जो है, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है, जो हमारी विदेशी पॉलिसी है, इससे संबंधित है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1951 में पहला एशियन गेम्स जो है उसकी मेजबानी करने वाला कौन था? 1951 में एशियन गेम्स की शुरुआत होती है, ठीक है। और पहला एशियन गेम्स कहां पर हुआ था? यह भारत के अंदर होता है और नई दिल्ली के अंदर हुआ, ठीक है। तो भारत नई दिल्ली के अंदर जो है पहला एशियन गेम्स हुआ था, ठीक है। अगर पूछूं आपसे अभी दोस्तों हाल ही में 2023 में कहां पर हुआ है? इसमें छापना 2023 में ये होंगझाऊ के अंदर हुआ है। कहां पर हुआ है? होंगझाऊ चीन के अंदर हुआ है, ये आपको नोट करना है। हर 4 साल में एक बार होता है, क्या है? हर 4 साल में एक बार होता है। अभी आपके कहां पर? होंगझाऊ के अंदर हुआ है। और जो अगला होने वाला है वो जापान के अंदर हुआ। कहां? अगला जो होने वाला है वो जापान के अंदर होने वाला है, ठीक है। विक्रम संवत किस वर्ष से शुरुआत दोस्तों होती है? देखो विक्रम संवत पूछूं आपसे, इसकी शुरुआत कब होती है? छापना, इसकी शुरुआत जो है 57 ईसा पूर्व होती है। कब होती है? इसको हम 57 बीसी कहते हैं, इसकी शुरुआत होती है। और पूछूं आपसे शक संवत की शुरुआत कब होती है आपके? इसकी शुरुआत जो है 78 आपके जो एडी है उससे होती है, ठीक है। तो सवाल पूछे कभी आपसे विक्रम संवत की शुरुआत कब होती है? 57 बीसी से होती है। और शक संवत है उसकी शुरुआत कब होती है? 78 एडी से होती है। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं यहाँ पर ना, दोनों पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। पद्मा सुब्रमण्यम किस डांस की फेमस कलाकार? आपके पद्मा सुब्रमण्यम पूछूं आपसे, यह डांस कौन सा है? भरतनाट्यम डांस जो है इसकी फेमस कलाकार है। और अभी हाल ही में इनको भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड पद्म विभूषण जो है वो भी प्राप्त हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पद्मा सुब्रमण्यम पूछूं आपसे, भरतनाट्यम डांस की फेमस कलाकार, ठीक है। अगर पूछूं आपसे इस डांस को किस नाम से जानते हैं? इस डांस को छापना आप लोग जो है सादी रट्टम, किससे जानते हैं? सादी रट्टम जो डांस है इससे जानते हो। अगर पूछूं आपसे राज्य कौन सा हो गया? यह तमिलनाडु का डांस है और यह भारत का सबसे प्राचीन क्या है? सबसे प्राचीन क्लासिकल डांस है। 8 जो क्लासिकल डांस हमारे पास में है उसमें सबसे प्राचीन डांस कौन सा है? वो भरतनाट्यम डांस है। इसके दोस्तों आपको इसके फेमस कलाकार कौन आपके? एक तो रुक्मणी देवी अरुंडेल छापना, ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है, ये इसकी फेमस कलाकार रही है, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा दोस्तों बैजंती माला जो है यह भी फेमस कलाकार है, इसकी नोट करना, ठीक है। इसके अलावा यामिनी कृष्णमूर्ति जो है, यामिनी कृष्णमूर्ति छापना, यह भी फेमस कलाकार है। यह एक तो भरतनाट्यम डांस की और एक कुचिपुड़ी डांस जो है उसकी फेमस कलाकार है। इनकी दोस्तों ऑटोबायोग्राफी एक बार एग्जाम में आई है, द पैशन ऑफ डांस क्या है? एक पैशन ऑफ डांस जो है, एक पैशन ऑफ डांस जो है ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। यह भी सवाल पूछा गया है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो मैंने पूछा आपसे रुक्मणी देवी अरुंडेल, वैजयंती माला, यामिनी कृष्णमूर्ति और आपके पद्मा सुब्रमण्यम जो है, ये चारों फेमस कलाकार किसकी हैं? भरतनाट्यम डांस की हैं। और डांस तमिलनाडु के अंदर होता है, सादी रट्टम भी कहते हैं इसको, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई? अब तो समवर्ती सूची पूछूं आपसे, कौन कर 3 लिस्ट होती है ना, एक होती है आपके यूनियन लिस्ट, कौन सी होती है? एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट, एक होती है आपकी स्टेट लिस्ट। सवाल पूछ रहा है जो कॉन्करेंट लिस्ट है आपके, वो कहां से ली हमने? वो हमने लिए छापना ऑस्ट्रेलिया जो है यहां से हमने लिए है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो हमने ऑस्ट्रेलिया जो देश हमारा वहां से प्राप्त किया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो पूछूं आपसे 5 विषय जो स्टेट लिस्ट निकल आपके स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल हो गए, वो 5 विषय कौन से आपके छापना? एक तो वन था, वन्य जीव था आपके, वन्य जीव था, एजुकेशन शिक्षा था आपके, माप तोल था और जनसंख्या थी, है ना। तो ये 5 विषय जो है, ये 5 विषय जो है वो स्टेट
स्टेट लिस्ट से निकल कर आपके कौन-कौन लिस्ट में शामिल होते हैं, शामिल किससे होते हैं, 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है इससे शामिल हुए थे, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, कभी सवाल पूछ ले आपसे कि भाई स्टेट लिस्ट से निकल करके 5 कौन से विषय हैं जो संवैधानिक सूची में शामिल होते हैं, वन, वन्यजीव, शिक्षा, मापतोल, जनसंख्या, ये 5 विषय। ठीक है, और 42वां अमेंडमेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है 1976 का ना। आगे देखिएगा, पश्चिम बंगाल में ओश, अमन और बोरो शब्द पूछूं आपसे किस फसल के लिए, महत्वपूर्ण सवाल है। ओश, अमन और बोरो पूछे आपसे, यह दोस्तों आपकी यह है पश्चिम बंगाल में जो चावल जो है ना, जो राइस जो है उसकी 3 फसलें होती हैं एक साल के अंदर। ठीक है, पश्चिम बंगाल जो है वहां जो राइस जो होता है, जो चावल जो होता है, इसकी एक साल में 3 फसलें होती है। उन तीनों का नाम क्या है, ओस है, अमन है, दोस्तों आपके बोरो है। ठीक है, बोरो आपके ग्रीष्मकालीन बोरो होती है आपके, ओस आपके सर्दी के अंदर होती है और अमन आपके मानसून के अंदर है। तीन तरह की आपकी फसलें होती हैं चावल की पश्चिम बंगाल के अंदर। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के अनुसार राज्य द्वारा किस प्रकार की उपाधि जो है वो प्रदान की कर सकता है। देखो आर्टिकल 18 में लिखा हुआ है उपाधियों का अंत, किसका, आपके उपाधियों का जो अंत है आपके आपके पूछे आपसे एनिहिलेशन ऑफ क्या है, एनिहिलेशन ऑफ आपके टाइटल जो है, उपाधियों का जो अंत है उसका यहां पर जिक्र हुआ है। ठीक है सर, टाइटल जो है इसका जिक्र हुआ है। ठीक है, देखो टाइटल्स का जिक्र हुआ है। ठीक है, ये भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण है, ये इसमें शामिल नहीं होंगे। टाइटल्स की यहां पर जिक्र किया गया है कि आप जैसे महाराजा धीराज जो है ये टाइटल्स था, तो इसका यूज आप नहीं कर पाओगे। पर दोस्तों इसमें अपवाद कौन है, इसमें अपवाद छापना, एक तो सैन्य अपवाद हो गया, इसमें सेना अपवाद इसके अंदर, और एक जो विद्या है वो इसमें अपवाद है। तो इन 2 सेक्टर के अंदर जो है आप कर सकते हो, टाइटल्स ले सकते हो, किसके अंदर, सेना के अंदर और विद्या के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पूछूं आपसे, ये 2 उपाधि जो है इनको प्रदान कर सकते हैं, सेना और विद्या, बाकी सारी उपाधियों का अंत जो है वो आर्टिकल नंबर 18 के अंदर किया गया है। गुप्त काल के एक दरबारी कवि हरिशेन ने अपने संरक्षक के सैन्य कारनामों का एक शानदार विवरण लिखा, उसका संरक्षण कौन, पहली बात दोस्तों हरिशेन जो है आपके, हरिशेन जो है इनसे इनका पूछूं आपसे, इनका जो आपके कार्य था उसे किस नाम से जानते हो, हरिशेन छापना आपके, ये किसके दरबार में थे, यह जो आपके समुद्रगुप्त जो है इनके दरबार में थे। इनको आप जानते होंगे सो वीणा वादक थे, कौन थे, वीणा वादक थे। इनको भारत का नेपोलियन क्या बोलते हैं, इन्हें भारत का नेपोलियन कहते हैं, ये भी आपको याद होगा। ठीक है, तो इन्हें भारत का नेपोलियन कहते हैं, वीणा वादक थे ये 2 पॉइंट आपको इनके बारे में छापने हैं। और इन्होंने दोस्तों आपके हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति जो है इसको लिखवाया था, ये भी आपको नोट करना है, महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति लिखने वाले हरिसेन थे ना, और ये हरिसेन दरबार में किसके थे, आपके समुद्रगुप्त के दरबार में थे। इसी प्रकार आपके बाणभट्ट थे, कौन सा, आपके इसी प्रकार बाणभट्ट थे, और दरबार किसका था, आपके दरबार छापना आपके हर्षवर्धन दरबार था, और इनके द्वारा लिखा गया कौन सा, आपके वो छापना कादम्बरी जो है वो लिखा इन्होंने, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कादम्बरी है, हर्षचरित्र है, ये लिखने वाले थे ना। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में वित्त आयोग की स्थापना करके फाइनेंस कमीशन पूछूं आपसे, आर्टिकल नंबर 280 छापना आपके फाइनेंस कमीशन संबंधित है। और दोस्तों इसके अंदर छापना जो पहला वित्त आयोग बना था वो केसी नियोगी साहब जो है वो उसके अध्यक्ष थे। अभी जो चल रहा है कौन सा है, वो नंद किशोर सिंह आपके उसके अध्यक्ष हैं, यह 15वें नंबर का है। और जो अगला दोस्तों होने वाला है उसके अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनघड़िया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये अगले के अध्यक्ष हैं 16वें के, ये आपको नोट करना है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 280, देखो सवाल पूछे आपसे सेंट्रल फाइनेंस कमीशन जो है उसका जिक्र कहां पर है, आर्टिकल नंबर 280 के अंदर। तो जो भी टैक्स से हमें पैसा प्राप्त होता है सेंटर को, उसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट करना होता है, तो उसको करने के लिए कौन होता है, उसको करने के लिए जो है वो वित्त आयोग होता है। ठीक है, अगर पूछूं आपसे जो हमारा राज्य वित्त आयोग आपके तो स्टेट जो फाइनेंस कमीशन है यह पंचायत के लिए अलग होता है। पंचायत के लिए कहां पर है, पंचायत के लिए जो है आर्टिकल नंबर 243 जो आई है उसके अंदर इसका उल्लेख है। ठीक है, और पूछूं आपसे जो नगर पालिका है, जो नगर निकाय है, उसके लिए कहां पर आपके, उसके लिए 243 जो वाई है उसमें इसका उल्लेख है। ठीक है, 243 आई पूछूं आपसे पंचायत के लिए, 243 बाई पूछूं आपसे ये किसके लिए, नगर निकाय के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए ICAR केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र पूछूं आपसे, इंटरनेशनल आपके कॉटन रिसर्च सेंटर कहां पर है, यह नागपुर, कहां पर है, कपास सेंटर कहां पर है, नागपुर के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, WTO का मुख्यालय कहां आपके WTO का मुख्यालय कहां पर है, ये जिनेवा के अंदर है। पूछूं आपसे WTO की स्थापना कब होती है, देखो पहले दोस्तों इसका नाम GATT था ना, जर्नल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ जो है ये इसका पहले नाम था। फिर दोस्तों आपके 1 जनवरी 1995 को छापना इसका नाम हो गया आपके WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो चुका है। इसका मुख्यालय जिनेवा आपके मुख्यालय हो चुका है, 164 इसमें मेंबर है। और नागोजी ओंकाजाइवेला छापना, नागोजी ओंकाजाइवेला जो है वो इसकी पहली महिला हेड है, ये आपको ध्यान रखना है, भारत भी इसका मेंबर। ठीक है, मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की, जिसे वर्तमान में किस नाम से, कलिंग पूछूं आपसे, याद कीजिए सम्राट अशोक का 13वां शिलालेख जो है उसमें यह जिक्र किया गया है, कलिंग विजय का जिक्र वहां पर किया गया है। ठीक है, और कलिंग छापना तो वर्तमान में कलिंग कौन आपके, जो ओडिशा जो है वही कलिंग है, इसका प्रणनाम कलिंग था, ये आपको नोट करना है। ठीक है, तो वर्तमान का जो ओडिशा है वही पहले का कलिंग था, और 13वां शिलालेख जो है उसमें इसके बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, तो ये हमारा आज आपके